जय हिंद टू ऑल। वार हीरोज के आज के इस अंतिम चैप्टर में हम अपने वार हीरो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव साहब, जो बाद में मानक कैप्टन की उपाधि से रिटायर हुए हैं, और राइफलमैन संजय कुमार साहब, जो बाद में सूबेदार मेजर की रैंक से रिटायर हुए हैं, के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। हमारे दोनों ही यह वार हीरो कारगिल लड़ाई के अंतर्गत जो जुलाई में इन लोगों ने अपना योगदान दिया, उस योगदान के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए, दुश्मन को मार भगाया और उस लड़ाई में इन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का परिचय दिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपनी कहानी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव साहब से। तो सबसे पहले हम उनके एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि वो किस किस तरह से सेना के अंतर्गत आए थे। तो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव साहब 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और जो लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई वह 3 से 4 जुलाई की नाइट की लड़ाई है, जहां पर इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो सबसे पहले इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कैप्टन योगेंद्र यादव साहब का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर जिला पड़ता है, वहां पर हुआ था। और इनके जो परिवार था वह भी एक फौजी परिवार था। इनके पेरेंट, इनके फादर, इनके अंकल भी फौज से बिलोंग करते थे। तो जो फौज के अंतर्गत लड़ाई का जज्बा होता है, फौज के अंदर जो रिक्वायरमेंट, जो क्वालिटी चाहिए, वह बचपन से इनके अंदर थी, जिस वजह से इन्होंने भी फौज ज्वाइन करने की इच्छा थी। 1999 में इन्होंने अपनी फौज की ट्रेनिंग पूरी की थी और जैसे इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई उसके बाद इनको मौका मिला कि इनको 1999 में कारगिल लड़ाई में अंदर जाना है और टाइगर हिल नाम की जो चोटी थी उसको कब्जाने का जो जिम्मा था वह 18 ग्रेनेड्स को दिया गया था, जिसका हिस्सा हमारे योगेंद्र यादव साहब भी थे। चूँकि पाकिस्तानी 1999 की लड़ाई में हमारे जो हिल वाली रीजन है, जो ऊंचाई वाली रीजन है, उन सभी चोटियों के ऊपर आकर बैठ गए थे। चाहे वह कैप्टन विक्रम बत्रा द्वारा 4875 वाली चोटी हो, चाहे टाइगर हिल वाली हो, चाहे 7075, उन सभी चोटी के ऊपर पाकिस्तानी बैठे हुए थे। उनके पास हथियार थे, उनके पास कपड़े थे और वह आसानी से हमारे भारतीय सैनिकों, क्योंकि वह नीचे हमारे भारतीय सैनिक थे, उनकी गतिविधियों को देख सकते थे और उनको रोक भी सकते थे अटैक कर। तो इसलिए इन चोटियों पर, जहाँ पर वो पहले से ही अपना माल पानी लेकर, अपना हथियार लेकर बैठे हुए थे, उनको वहाँ से हटाना बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ सकते थे। तो दुश्मन बंकर, एक ऊर्ध्वाधर बर्फ से ढके हुए लगभग 1000 फीट ऊंचे पहाड़ पर थे, ऊंची चट्टान पर थे, जहां पर हमारे यादव साहब और उनकी टीम ने प्लान किया कि वह धीरे धीरे रात के अंधेरे में ऊपर चढ़ेंगे, जिससे कि दुश्मन को भनक ना लगे और ऑल ऑफ सडन वह दुश्मन के ऊपर हमला करेंगे, जिससे कि हम दुश्मन के ऊपर कब्जा पा सके। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने भविष्य की प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने कुछ रस्सियों की मदद से, पहले कुछ रस्सियों से एक बेस एस्टैब्लिश कर दिया, जिससे कि बाद में हमारे भारतीय सैनिक भी ऊपर आ सके। पर चूंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और वह हमारी सभी गतिविधियों को देख सकता है, यह गूगल मैप द्वारा टाइगर हिल का जो रीजन है कहाँ पर पड़ता है आप भी देख सकते हो। गूगल मैप से जो आप सर्च करेंगे तो इंद्रास से ऊपर ये वाला रीजन आपका पड़ता है, टाइगर हिल, जहाँ पर इस लड़ाई को अंजाम दिया गया था। तो सबसे पहले जब हमारे भारतीय सैनिक ऊपर चढ़ना शुरू किए तो लगभग आधे रास्ते के ऊपर जैसे वे जाते हैं तो दुश्मन की नज़र हमारे सैनिकों के ऊपर पड़ती है और दुश्मन हमारे ऊपर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देता है, मशीन गन से फायर शुरू कर देता है। इस स्थिति में हमारी जो यूनिट के लोग थे, हमारे जो सैनिक थे, वो कुछ सैनिक हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हो गए और हमारे एक प्लाटून कमांडर भी इसमें शहीद हो गए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि दुश्मन ऊपर से गोली बरसा रहा है, ठंड का मौसम है, क्योंकि वहाँ पर मौसम भी बड़ा ठंडा है, बर्फीली हवाएं हैं, बर्फ पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में दुश्मन के साथ साथ मौसम के साथ साथ, मौसम भी वहाँ पर एक दुश्मनी है, उससे भी अपने आप को हमें बचाना है और आगे बढ़ना है और दुश्मन जो एक्चुअल पाकिस्तानी दुश्मन है उनको भी वहाँ से मार भगाना है। ऐसी स्थिति में हमारे साहब को भी गोली लगी, उनके 3 गोलियां उनके कंधे में लगी और उसके बावजूद भी लगभग 60 फीट ऊंची जो चोटी थी वह शेष रह गई चढ़ने से, जब पाकिस्तानियों ने अंधाधुंध हमारे सैनिकों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन हमारे सैनिकों ने भी वहाँ पर हार नहीं मानी, वह भी नियरेस्ट जो बंकर था एक बंकर में घुस गए और वहाँ पर योगेंद्र यादव साहब द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया, जिससे कि 4 पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर मारे गए। इस स्थिति में जो आसपास के पाकिस्तानी सैनिक थे वो भी घबरा गए और जो हमारे बाकी के प्लाटून के लोग थे वह भी धीरे धीरे उस चोटी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन अब असली जो बोल सकते हैं कि असली वीरता की कहानी यहाँ से शुरू होती है, चूंकि जैसे ही हमारे भारतीय सैनिक ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि पाकिस्तान ने तो पूरी अपनी एक कंपनी यहाँ पर बसा रखी है, जिसमें लगभग 200 की संख्या में सैनिक यहाँ पर मौजूद है और हमारे भारतीय सैनिक काफ़ी कम संख्या में रह गए हैं। जो रह भी गए हैं वो घायल हैं
उनको चोट लगी हुई है, उनके अंदर उनको खून बह रहा है, तो उनको ट्रीटमेंट भी देना है, प्लस अब जो सैनिक है इनको अटैक भी करना है। और पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिकों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी करना यहाँ पर शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जो हमारे सैनिक थे वह धीरे धीरे घायल होने लग गए, सैनिक हमारे शहीद होने लग गए। लेकिन जो हमारे योगेंद्र यादव साहब थे वो कई बार जब जैसे गोली लगी, खून बहा, तो वह भी बेहोश होने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस स्थिति में भी अपने आप को अपने हिम्मत को जुटाकर रखा, अपनी प्लानिंग जो उनकी थी उसको उन्होंने अकॉर्डिंगली अप्लाई किया और पाकिस्तानियों को वहाँ पर भगाया। तो जानते हैं उनके बारे में, ये उनकी एक फोटोग्राफ्स है जो मुझे पढ़ाई के पर्पज से मैंने यहाँ पे रखी है, इंटरनेट से मिली है। जब वह उनको गोली लगी, वह किस तरह से जख्मी थे, बाद में हॉस्पिटल के अंदर जब उनकी फ़ोटो ली गई तो यह दर्शा दिए कि किस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानी को वहाँ पे अटैक किया। पाकिस्तानी सैनिक जमीन पर गिरे, भारतीय जवानों पर गोलियां मार रहे थे, चूंकि पाकिस्तानी संख्या में ज़्यादा थे, उनके पास गोलियां भी थी और हमारे सैनिक लगभग वहाँ पर शहीद हो चुके थे। योगेंद्र यादव जी इस कहानी को बताते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को बताया है कि जब वह नीचे गिरे हुए थे तो 3 बार पाकिस्तानियों द्वारा उनको गोली मारी गई और एक गोली उनके बाजू की हड्डी भी गोली ने उनकी निकाल दी, जो दिखाया भी गया है यहाँ पर कि उनके पूरा हाथ की जो बाजू की हड्डी है वह यहाँ से निकली हुई है, जिसका ऑपरेशन बाद में किया गया और डॉक्टर के द्वारा। उनका पैर भी बुरी तरह जख्मी हो चुका है, वह चल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मौका देखा और मौका देखने के बाद जो आसपास 3 सैनिक खड़े थे उनके ऊपर तुरंत ग्रेनेड हमला किया और इस स्थिति में जो तीनों सैनिक वहाँ पर थे वह वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक शहीद हो गए। अब हमारे योगेंद्र यादव साहब को ऐसी स्थिति में लगा कि अब किस तरह से दुश्मन को भ्रमित किया जाए, तो उन्होंने इस स्थिति में भी अपने दिमाग का अच्छी तरह से प्रयोग किया। उन्होंने आसपास जितनी भी राइफलें थी उनको इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन सभी राइफलों से फायरिंग करना शुरू कर दी। एक एक बार में 2-2, 3-3 राइफल से उन्होंने फायरिंग करना शुरू की, जिससे कि पाकिस्तानियों को लगा कि भारतीय फौज भी अधिक क्वांटिटी में यहाँ पर आ चुकी है और पाकिस्तानी वहाँ से दूर भागने लग गए। अब ऐसी स्थिति में हमारे और टुकड़ी को और सैनिकों को समय मिल गया, जिससे कि बाकी के जो सैनिक जो धीरे धीरे वो भी ऊपर आ रहे हैं उनको भी मौका मिल गया और वह भी ऊपर आने के बावजूद उन जो पाकिस्तानी सैनिक होते उनके सामने जो टारगेट था उनको मिल गया और वह उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे जो बाकी के सैनिक थे उन्होंने भी पाकिस्तानी के ऊपर अटैक किया और बाद में इस चोटी के ऊपर हमारे भारतीय फौजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो उनकी इस वीरता के लिए जो उन्होंने यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाकर और अंतिम क्षणों में 13 गोलियां झेलकर इतना खून बह गया उनके बॉडी से, उसके बावजूद भी वह टाइगर हिल की उस चोटी पर उन्होंने जो बहादुरी दिखाई उसके लिए राष्ट्रपति जी द्वारा उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन योगेंद्र यादव साहब तो परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे यंगेस्ट युवा हैं, अभी भी वो सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और टाइगर हिल की इस लड़ाई के कारण उनको टाइगर हिल का टाइगर भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उनको 2014 के अंदर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती से उनको सम्मानित किया गया था। तो ये कहानी थी हमारे ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव साहब के बारे में, जिन्होंने इस कारगिल लड़ाई के दौरान वीरता का परिचय दिया और टाइगर हिल पर भारतीय झंडे को फहराने में हम सबकी मदद की। अब चलते हैं अपने अंतिम वार हीरो राइफलमैन संजय कुमार साहब के बारे में और जानते हैं कि उनका किस चोटी के ऊपर योगदान रहा है जिससे उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यह 13 जम्मू कश्मीर राइफल से बिलोंग करते थे। यह वही रेजिमेंट है जिससे कैप्टन विक्रम बत्रा बिलोंग करते थे और इनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई वह 4 जुलाई 1999 की लड़ाई है जिसमें इनका योगदान रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। राइफलमैन संजय कुमार 3 मार्च 1976 को बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश के अंदर एक गांव में पैदा हुए थे और राइफलमैन संजय कुमार को मुस्को घाटी की पॉइंट नंबर 4875 पर लड़ाई करने का मौका मिला। यह वही चोटी है जिस पर कैप्टन विक्रम बत्रा साहब बाद में शहीद हुए थे। तो कुछ हिस्सा ऑलरेडी संजय कुमार साहब और उनकी टीम द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, उसके बाद में बाकी का जो पूरा हिस्सा था वह कैप्टन विक्रम बत्रा उनकी टीम को मिला था जो उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन उससे पहले जो योगदान था 4 जुलाई के दिन वह हमारे संजय कुमार साहब का था, तो उनके बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे। तो 4 जुलाई 1999 को फ्लैट टॉप पॉइंट 4875 को कूच के लिए राइफलमैन संजय कुमार ने खुद अपनी इच्छा जताई कि वह टुकड़े के साथ रहेंगे और टुकड़े का नेतृत्व भी करेंगे और पंक्ति में आगे रहेंगे। यह मोर्चा घाटी में एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर था और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के पास था। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग था और इस पर पाकिस्तान का यदि कब्जा आ जाता तो हम अपने लेह से कनेक्शन खो देते। इसके साथ साथ हमारी जो सप्लाई थी, जो
आर्मी के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें थी वह भी नहीं जा सकती थी और पाकिस्तान यहाँ पर कैप्चर कर सकता था। तो ये काफ़ी अहम ठिकाना था। और यह भी बताया जाता है कि इस चोटी पर जिसका कब्जा होता वही राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपना कब्जा जता सकता था। तो इसलिए दुश्मन को वहाँ पर खदेड़ना बहुत आवश्यक था। और इस ठिकाने पर फतह किए बगैर, इस ठिकाने को बिना जीते, जो हमारा द्रास सेक्टर के अंदर हेलीपैड था उसको भी हम नहीं बचा सकते थे, क्योंकि अगर पाकिस्तानियों का यहाँ पर कब्जा है तो वह उनका हेलीपैड पर भी वह कब्जा कर सकते थे, जिससे कि हम वहाँ पर अपनी जो आवश्यक चीज़ें हैं वह समय से नहीं पहुँचा सकते थे। इसलिए यह ठिकाना भारतीय फौज के लिए काफ़ी आवश्यक था कि हम इसको लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप कैप्चर करें और वापस इसको इंडिया में अपना हिस्सा बना लें। 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार साहब जब हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो दुश्मन द्वारा उनके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे सैनिक शहीद होना शुरू हो जाते हैं, कुछ घायल होना शुरू हो जाते हैं। संजय कुमार साहब भी घायल होते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन वह हार नहीं मानते और वह स्थिति को की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्लान किया कि मैं किसी भी तरह आगे बढ़ूं और आगे बढ़ने के बाद ये जो राइफल जहाँ से आ रही है, जहाँ से गोलियां आ रही हैं, इसको मैं खामोश करूं, क्योंकि जब तक ये खामोश नहीं होगी तब तक हमारे सैनिक आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जब तक सैनिक आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने यकायक अचानक से पाकिस्तानियों फौजियों को भ्रमित किया और अचानक से भीड़ आमने सामने आए और उन्होंने हमला करना उनके ऊपर शुरू कर दिया। इस जोश भरे हमले को देखते हुए जो पाकिस्तानी सैनिक थे वह वहां पर मारे गए और तीन दुश्मनों को बताते हैं 3 दुश्मनों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। उसी जोश और गोलाबारी करते हुए वह आगे ठिकाने, जो आगे पाकिस्तानियों के ठिकाने थे उनके ऊपर आगे बढ़े और जो हमारे बाकी के फौजी लोग थे उनको भी ये जोश आया और वह भी पाकिस्तानियों को वहां पर मारने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिए। राइफलमैन साहब इस मुठभेड़ में काफ़ी उनको चोटें आई, गोली भी लगी, वह भी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वह दुश्मन पर टूट पड़े और वह हमला करने लग गए। इस स्थिति को देखते हुए दुश्मन बौखला गया, दुश्मन घबरा गया और वह भागना उसने शुरू कर दिया। और इस जोश को देखते हुए जो हमारे और भारतीय फौजी थे, जो हमारे सैनिक थे, उनके अंदर भी काफ़ी जोश आया और उन्होंने भी इन भागते हुए दुश्मनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान पाकिस्तानी द्वारा एक यूनिवर्सल मशीन गन वहीं पर छोड़ दी गई, जिसको बाद में संजय साहब द्वारा उठाया गया और उन्हीं पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया गया और धीरे धीरे वहां से दुश्मन का सफाया होना शुरू हो गया। इस जो एक एक्टिविटी संजय कुमार साहब द्वारा की गई, इसमें बाकी जवानों को भी उत्साह मिला और बड़ी फुर्ती से बाकी जवान ने आए और जो बाकी के ठिकाने बचे हुए थे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कि पाकिस्तानी की यहाँ पे पूरी नींव टूट चुकी थी और पाकिस्तान वहां से भागना शुरू कर दिए थे। इस दौर में संजय कुमार साहब खून से लथपथ हो चुके थे, चूंकि आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन रन छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह लगातार लड़ाई करते ही जा रहे थे और दुश्मन से जूझ रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, परंतु जब वह फ्लैट टॉप दुश्मन पूरी तरह से खाली नहीं हो गया तब तक वह वहां पर लड़ाई लड़ते रहे और इस पूरे अभियान के दौरान उन्होंने अपनी जीत को पक्का किया और अंततः जो पाकिस्तानी सैनिक थे इस चोटी से वह भाग खड़े हुए। उनकी इस वीरता के लिए संजय कुमार साहब ने जो दुश्मन के सामने विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी कर्तव्य प्रतिष्ठा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यह हमारे अंतिम वार हीरो थे जो 21 नंबर के 21 पॉइंट नंबर के वार हीरो हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं वार हीरोज़ के। अगले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।